हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोटिक सेपियंस। आज की वीडियो के अंदर मैं आपके साथ जो यूनिट 2 है आपकी सी एस आर यूजीसी नेट लाइफ साइंसेज के सिलेबस में, दैट इज़ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन और बेसिकली और सेल बायोलॉजी। तो उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आपके जून 25 एग्जाम के अंदर आए थे उसको हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो के थ्रू। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हो कि फर्स्ट क्वेश्चन आया था, दैट इज स्टीरिडोजेनिक एक्यूट रेगुलेटरी प्रोटीन, जिसे हम क्या बोल सकते हैं, स्टार, फैसिलिटेट ट्रांसफर ऑफ कोलेस्ट्रॉल इन विच ऑफ द फॉलोइंग सब सेलुलर ऑर्गेनेलीज। ठीक है, अब ये तो एक फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन ही है। एक्चुअली जो स्टार प्रोटीन होता है इसका मेन फंक्शन क्या होता है कि ये कोलेस्ट्रॉल को जो माइटोकॉन्ड्रिया की आउटर मेम्ब्रेन है, माइटोकॉन्ड्रिया की आउटर मेम्ब्रेन से इनर मेम्ब्रेन में ट्रांसफर करता है। ठीक है, तो ये आपको मतलब इस प्रोटीन की जब भी हम बात करते हैं स्टार प्रोटीन की, तो इट इज रिलेटेड टू द ट्रांसपोर्ट ऑफ कोलेस्ट्रॉल फ्रॉम आउटर मेम्ब्रेन टू इनर मेम्ब्रेन। ठीक है, तो इसका क्या आंसर होगा आपका माइटोकॉन्ड्रिया, क्योंकि ये माइटोकॉन्ड्रिया की आउटर से इनर मेम्ब्रेन के अंदर आपके कोलेस्ट्रॉल को ट्रांसफर करता है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फीचर डिफरेंशिएट्स बैक्टीरिया फ्रॉम आर्की बैक्टीरिया। ठीक है, ऑब्वियसली वी नो कि एक यू बैक्टीरिया होता है, एक आर्की बैक्टीरिया होता है। अब देखो पहली स्टेटमेंट क्या है, प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन। ठीक है, अब ये स्टेटमेंट डिफरेंशिएट करती है या नहीं करती है। ठीक है, अब देखो हमें पता है कि जो बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया की सेल वॉल तो किसकी बनी होती है, पेप्टिडोग्लाइकन की। ठीक है, ये सही है। लेकिन जो जिसको हम म्यूरिन भी बोलते हैं, बट द सेल वॉल ऑफ आर्की बैक्टीरिया इज मेड अप ऑफ सूडोम्यूरिन। ठीक है, किसकी बनी होती है, सूडोम्यूरिन की। दोनों की सेल वॉल का जो नेचर है वो डिफरेंट होता है। बैक्टीरिया की सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकन या म्यूरिन की बनी होती है, विच इज बेसिकली मेड अप ऑफ एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन एंड एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड। इसमें बीटा 1,4 लिंकेज होती है। इसमें आपका एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन और एन एसिटाइल एलोजमिनो यूरोनिक एसिड होता है। और यहाँ पे लिंकेज कैसी होती है, बीटा 1,3। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट तो सही है कि बैक्टीरिया कैसे डिफरेंशिएट होता है आर्की बैक्टीरिया से, क्योंकि बैक्टीरिया की सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है। ठीक है, अब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तो दोनों में एब्सेंट होते हैं क्योंकि दोनों ही प्रोकैरियोटिक हैं। ठीक है, तो ये डिफरेंशिएट नहीं करेगा। सर्कुलर क्रोमोसोम भी सिंगल ही होता है तो ये भी डिफरेंशिएट नहीं करेगा। एंड प्रेजेंस ऑफ मल्टीसिस्टोनिक ऑपरॉन्स, ठीक है, जो हम मल्टी या पॉलीसिस्टोन्स की बात करते हैं वो हम बैक्टीरिया में ही करते हैं, तो वो आपको आर्की बैक्टीरिया में भी देखने को मिलता है और यू बैक्टीरिया में भी, तो ये भी डिफरेंशिएट नहीं करेगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द एक्टिवेशन ऑफ CDK2 इन वर्टिब्रेट्स इज डिपेंडेंट ऑन। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका सेल साइकिल का है। CDK2 जनरली अगर हम बात करें तो जो CDK की एक्टिविटी है वो साइक्लिन पे डिपेंड करती है। ठीक है, अब CDK जो 2 होता है वो मेनली अगर हम देखें तो वो आपका जैसे साइक्लिन ए के साथ भी बाइंड करता है। ठीक है ना, अब हमने जैसे पूरी पूरी सेल साइकिल पढ़ी है। पहले CDK4 6 साइक्लिन डी होता है, फिर CDK2 साइक्लिन ई आता है, फिर आपका CDK2 साइक्लिन ए आता है, फिर CDK2 साइक्लिन बी भी आता है, और लास्ट में CDK1 और साइक्लिन बी आता है। ठीक है, सो अब इसमें हमें जो ऑप्शंस दे रखी हैं, जैसे उसमें एक ऑप्शन तो दे रखी है कि एसोसिएशन विद साइक्लिन ए। ठीक है, तो ये सही है क्योंकि CDK जो भी है ना उनकी एक्टिविटी, बिकॉज दीज आर साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेसिस। ठीक है, मतलब ये तो हमें पता ही है कि साइक्लिन के साथ एसोसिएशन, और हमें पता है कि साइक्लिन ए जो है वो CDK2 के साथ बाइंड करता है। तो इसका आंसर क्या होगा आपका, बी। ठीक है, जैसे V1 काइनेज, ये जनरली हम इसकी बात हम करते हैं जब MPF की बात करी थी हमने, जो मैचुरेशन प्रोमोटिंग फैक्टर होता है, क्योंकि जो MPF होता है वो किसका बना होता है, CDK1 प्लस साइक्लिन बी का, CDK1 प्लस साइक्लिन बी का। अब देखो क्या होता है ना, कई बार हमें कुछ पॉइंट्स उसके बारे में नहीं भी पता है, बट मुझे ये पक्का पता है कि CDK की जो एक्टिवेशन है वो एसोसिएशन विद साइक्लिन ए पे डिपेंडेंट होती है। ठीक है, क्योंकि जनरली कोई भी साइक्लिन हो, अदरवाइज नॉर्मली हमने जो पढ़ा है CDK2 के साथ एक तो साइक्लिन ई लगता है। ठीक है, एक साइक्लिन ए भी लगता है। ये जनरली हमें कब चाहिए होता है, एस फेज, मोस्ट ऑफ द एस फेज में हमें ये चाहिए होता है। और CDK2 जब बिल्कुल सेल को G2 से M में जाना होता है तो वहां पर हमें CDK2 और साइक्लिन बी चाहिए होता है। बाकी ड्यूरिंग M फेज तो मतलब
मतलब एक तो होता है ना कि एक तो आपका मतलब जब सेल को एम फेज में जाना होता है उस टाइम पे हमें क्या चाहिए होता है, एमपीएफ। ठीक है ना। तब हमें क्या चाहिए होता है आपका, एमपीएफ। एमपीएफ का मेन काम क्या होता है, जैसे हमने पढ़ा भी था कि प्रोफेज मेटाफेज तक तो ये एक्टिव रहता है, लेकिन जब सेल को मेटाफेज से एनाफेज में जाना होता है तब एमपीएफ को इनएक्टिवेट कराना होता है। ठीक है। तो उसके लिए वही ना, आपको सारे सीडी के साइक्लिन के बारे में पता होना चाहिए। तो इसका आंसर क्या होगा आपका, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि इनमें से विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस बेस्ट रिप्रेजेंट्स कोलेस्ट्रॉल डिस्ट्रीब्यूशन एज ए परसेंटेज ऑफ टोटल मेम्ब्रेन लिपिड इन ए टिपिकल एनिमल सेल। ठीक है। अब देखो, जब हमने सेल मेम्ब्रेन पढ़ी थी तो उसमें मैंने आपको एक लाइन लिखवाई थी कि जो कोलेस्ट्रॉल है, कोलेस्ट्रॉल जो होता है वो जनरली आपका सेल मेम्ब्रेन में तो ज्यादा होता है, बट इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में कम होता है। ठीक है। जैसे ये एक लाइन है सेल मेम्ब्रेन से रिलेटेड, तो उस लाइन में हमने क्या लिखा था कि सेल मेम्ब्रेन के अंदर कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ कोलेस्ट्रॉल होता है बट नो कार्डियोलिपिन। लेकिन जो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन होती है दैट इज रिच इन कार्डियोलिपिन एंड नो डिटेक्टेबल, या बहुत ही कम उसके अंदर कोलेस्ट्रॉल होता है। ठीक है। तो एक चीज अगर हम यहाँ पे कंपैरिजन देखें ना, जो लाइन के हिसाब से आपकी इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के अंदर कोलेस्ट्रॉल बहुत कम होता है या होता ही नहीं है। ठीक है। तो लेकिन तीन ऑप्शन में हमें दिख रहा है कि इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में सबसे कम दिखा रखा है। ठीक है। लेकिन जो सेल मेम्ब्रेन है उसमें ज्यादा होता है, तो ऑब्वियसली एक ही ऑप्शन ऐसी बन रही है जिसमें सेल मेम्ब्रेन में ज्यादा दिखा रखा है और इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में सबसे कम दिखा रखा है। ठीक है। उसके बाद लाइसोसोम की मेम्ब्रेन दिखा रखी है और आपका स्मूथ ईआर। ठीक है। अब वैसे चलो एक फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए, बट ये एक जनरल सी लाइन होती है कि इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के अंदर कोलेस्ट्रॉल कम होता है लेकिन उसमें ज्यादा क्या होता है, कार्डियोलिपिन। ठीक है। कार्डियोलिपिन भी एक तरह से ये ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड है। लेकिन जो मेरी सेल की मेम्ब्रेन है उसके अंदर कोलेस्ट्रॉल क्या होता है आपका, उसके अंदर जो कोलेस्ट्रॉल है वो ज्यादा होता है, कार्डियोलिपिन आपका मतलब कम होता है या इट इज नॉट डिटेक्टेबल। ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा आपका, सी। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर कवर्ड बाय लिपिड मोनोलेयर्स एक्सेप्ट। ठीक है। अब देखो क्या होता है कि एक दे रखा उसने लिपिड ड्रॉपलेट, एक दे रखा आपका VLDL विच इज वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, एक आपको दे रखा एंडोसिटिक वेसिकल और एक दे रखा काइलोमाइक्रोन। ठीक है। अब देखो जो एंडोसिटिक वेसिकल होती है वो हमें पता है वो तो सेल की मेम्ब्रेन से आती है। ठीक है। तो वो आपकी लिपिड बाइलेयर होती है। ठीक है। और यही तो उसने हमसे पूछा है कि इनमें से कौन सी जो जो हमें ऑप्शंस आउट ऑफ फोर ऑप्शंस किस विच विच आर ऑल ऑफ देम आर बेसिकली कवर्ड बाय लिपिड मोनोलेयर्स एक्सेप्ट। ठीक है। अब मेरी जो एंडोसिटिक वेसिकल है उसके अराउंड तो लिपिड बाइलेयर होती है, तो इसका आंसर क्या बनेगा आपका, एंडोसिटिक वेसिकल। तो इसका आंसर होगा आपका सी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रिएक्शंस ऑफ द यूरिया साइकिल। ठीक है। यूरिया साइकिल एज वी नो कि जैसे हमारे अंदर जो बेसिकली जो नाइट्रोजनस वेस्ट बनता है वो अमोनिया बनता है, बट अमोनिया ज्यादा टॉक्सिक होता है, तो हमारे लीवर के अंदर यूरिया साइकिल होती है। ठीक है। उसमें दो डिफरेंट कंपार्टमेंट्स का रोल आता है, कुछ रिएक्शंस आपकी माइटोकॉन्ड्रिया में होती हैं, कुछ रिएक्शन आपकी बेसिकली साइटोसोल में होती हैं। ठीक है। और ये तीन उसने इंटरमीडिएट की बात करी है। इनमें से कौन से इंटरमीडिएट हैं दैट मस्ट बी ट्रांसपोर्टेड अक्रॉस द माइटोकॉन्ड्रियल इनर मेम्ब्रेन। ठीक है। तो इसके लिए आपको यूरिया साइकिल याद रखनी पड़ेगी। जैसे आप देख सकते हो कि अमोनियम प्लस बाइकार्बोनेट, क्योंकि अमोनिया जो है वो वेस्ट बनता है बट उसको यूरिया में कन्वर्ट किया जाता है, तो उसके लिए यूरिया साइकिल होती है। अमोनियम प्लस बाइकार्बोनेट ने जैसे मिलके कार्बोनिल फॉस्फेट, फिर इसने ऑर्निथिन के साथ मिलके क्या बना दिया, सिट्रुलिन। ठीक है। अब सिट्रुलिन गया, फिर आर्जिनिनो सक्सिनेट, फिर आर्जिनिन, फिर ऑर्निथिन, फिर ऑर्निथिन से यूरिया, और यहां से यूरिया निकल गया। और उसके बाद आप देख सकते हो कि कौन से ऐसे दो इंटरमीडिएट हैं जिनको इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन को या माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के अक्रॉस ट्रांसपोर्ट होना पड़ रहा है। तो उसका आंसर क्या दिख रहा है आपको, एक ऑर्निथिन है और एक सिट्रुलिन, क्योंकि आर्जिनोसक्सिनेट तो साइटोसोल में ही है। ठीक है। तो इसका क्या आंसर बनेगा आपका, दैट इज योर ऑर्निथिन एंड सिट्रुलिन। क्या आंसर बनेगा, ऑर्निथिन एंड सिट्रुलिन। ठीक है। तो यहां पर अगर हम ऑप्शन देखें जिसमें ऑर्निथिन और सिट्रुलिन हो, दैट इज बी एंड सी, तो इसका क्या करेक्ट आंसर बनेगा आपका, बी एंड सी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। मतलब ये तो आपको साइकिल ही याद करनी पड़ेगी क्योंकि उसी के बेस पे फिर आप आंसर दे पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, राइबोसोम्स अटैच टू द ईआर वाया। ठीक है। अब ये देखो, जब मैंने आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में बताया था तो आपको सिंपली पता है
कि जब जैसे एमआरएनए तो राइबोसोम से बाइंड कर गया, ट्रांसलेशन स्टार्ट होगी, तो एक सिग्नल सीक्वेंस होता है। सिग्नल सीक्वेंस के साथ एक पार्टिकल लगता है जिसका नाम होता है सिग्नल रिकग्निशन पार्टिकल। और इस पार्टिकल के लिए रिसेप्टर कहाँ पर होता है? ईआर की मेम्ब्रेन में। नाउ दिस विल टेक होल थिंग, जिसमें आपका राइबोसोम है, एमआरएनए है, एसआरपी है, और जो थोड़ी सा आपका ट्रांसलेशन स्टार्ट हो रखी है, इसको ईआर के मेम्ब्रेन पे लेके आता है। ठीक है, और यही क्वेश्चन है, राइबोसोम्स कैसे अटैच करते हैं। ठीक है, अब देखो, एक लिखा है डिफरिंग सरफेस राइबोसोमल प्रोटीन कॉम्पोजिशन दैट अलाउ टू इंटरेक्ट विद द पोलर हेड ग्रुप्स ऑन द ईआर लिपिड बाइलेयर की कुछ वो कह रहे हैं कि कुछ जो सरफेस राइबोसोमल प्रोटीन की कॉम्पोजिशन होती है वो डिफरेंट होती है, जो उसको हेल्प करती है पोलर हेड ग्रुप के साथ इंटरेक्ट करने में। तो ऐसा हमने कुछ पढ़ा नहीं। 5' यूटीआर ऑफ एमआरएनए बीइंग ट्रांसलेटेड दैट डायरेक्ट्स द लोकलाइजेशन ऑफ राइबोसोम टू द ईआर। ठीक है, अब देखो एमआरएनए भी नहीं आप बोल सकते। ठीक है, अब देखो ये है द ट्रांसलेटेड नेसेंट चेन that carries a signal allowing interaction with the SRP, that is signal recognition particle receptor on the ER। ठीक है, तो ये सही है। ठीक है, एमआरएनए भी नहीं हेल्प कर रहा। ठीक है, तो राइबोसोम देखो, राइबोसोम्स जो हैं, एक तरह से कहने का मतलब ये है कि एमआरएनए तो पहले लग गया, ट्रांसलेशन स्टार्ट भी होगी। ठीक है, उसके बाद एक एक जो ये सिग्नल सीक्वेंस है इसके साथ एसआरपी लगता है। नाउ दिस विल ब्रिंग होल द कॉम्प्लेक्स टू द सरफेस ऑफ ईआर, और उसके बाद जो है वो आपका ईआर की मेम्ब्रेन पे आ जाता है, और यही हमसे क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि कुछ राइबोसोम के प्रोटीन में कोई खास बात है या कुछ एमआरएनए से लेना देना है। यहाँ पर क्या है कि जो एमआरएनए राइबोसोम से बाइंड करा और जो ट्रांसलेशन आपकी स्टार्ट हो गई है, उसके बाद जो उसमें एक सिग्नल सीक्वेंस है उसके साथ एसआरपी लगता है, और एसआरपी के लिए रिसेप्टर ईआर की मेम्ब्रेन में होता है। दिस इज हाउ राइबोसोम विल बाइंड टू द सरफेस ऑफ ईआर। ठीक है, अब ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम्स में आपको देखने को मिला होगा, और बहुत बार प्रीवियस भी नेट के पेपर में आया है। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इज ट्रांसपोर्टेड इनटू एंटीरोसाइट्स बाय द फ्रॉम द इंटेस्टाइनल ल्यूमन बाय GLUT5। ठीक है, GLUT5 आपको बहुत जगह देखने को मिलेगा, और इसकी खास बात, क्योंकि ये सारे के सारे ग्लूट ट्रांसपोर्टर्स मैंने आपको बताए थे। जैसे जो GLUT4 होता है वो इंसुलिन के अकॉर्डिंग रिस्पॉन्ड करता है। अब देखो GLUT5 क्या लिखा हुआ है, इट इज प्राइमरली ए फ्रक्टोज ट्रांसपोर्टर। ठीक है, ये 2-3 बार एग्जाम में क्वेश्चन आ रखा है। अब वही होता है ना, इस टाइप का क्वेश्चन वो आपसे एनिमल फिजियोलॉजी में भी पूछ सकते हैं। ठीक है, और जनरली में भी ये क्वेश्चन एनिमल फिजियो का ही है, बट यहाँ पर क्योंकि हम सेल की मेम्ब्रेन में भी GLUT5 पढ़ते हैं, तो अब वही ना कि अब जो टीचर्स हैं, कोई इसको सेल बायो का क्वेश्चन भी काउंट कर लेगा, कोई इसको एनिमल फिजियो का भी कर लेगा। ठीक है, तो क्योंकि मैंने आपको जो सेल मेम्ब्रेन है या जितने भी ट्रांसपोर्टर्स हैं वो सब यहाँ पर बताए थे, तो इसका आंसर क्या होगा आपका? फ्रक्टोज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये माइक्रोट्यूब्यूल से रिलेटेड है। यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि जो स्पिंडल असेंबली है, ठीक है, अब देखो हमने माइक्रोट्यूब्यूल्स की असेंबली और डिसअसेंबली पढ़ी थी, उसके अंदर बहुत सारे न्यू माइक्रोट्यूब्यूल्स बनते हैं। टू मीट दिस डिमांड द स्पिंडल कंटेन्स ए लार्ज नंबर ऑफ रेगुलेटरी फैक्टर, ए फ्यू प्रोटीन और प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस आर मेंशन्ड बिलो। ठीक है, एक्चुअली माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं ना, वो डायनामिक स्ट्रक्चर्स होते हैं, वो बनते रहते हैं, डिसअसेंबल होते रहते हैं। जैसे हमने सेल डिवीजन की बात करी थी कि सेल डिवीजन के टाइम पे हमें असेंबली करनी होती है, या जब मेटाफेज तक असेंबली होती है, बट जैसे ही सेल एनाफेज में जाता है तो डिसअसेंबली होती है। ठीक है, तो ये डायनामिक स्ट्रक्चर्स होते हैं। बट अभी यहाँ पर फॉर्मेशन की बात हो रही है कि हमने माइक्रोट्यूब्यूल्स को बनाना है। ठीक है, अब इसमें उसने हमें कॉम्प्लेक्सेस दे रखे हैं, गामा ट्यूबुलिन रिंग कॉम्प्लेक्सेस, ऑगमिन, TPX2 एंड डाइनिन। ठीक है, अब वो कह रहा है कि इनमें से विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इंक्लूड ऑल द फैक्टर दैट इम्पैक्ट माइक्रोट्यूब्यूल न्यूक्लिएशन फॉर स्पिंडल असेंबली। ठीक है, देखो गामा ट्यूबुलिन रिंग कॉम्प्लेक्स हमने पढ़ा था डायग्राम में कि वहां पर वो साइट प्रोवाइड करता है जहां पर माइक्रोट्यूब्यूल की असेंबली स्टार्ट होती है। ठीक है, अब यहां पर देखो मैंने एक लाइन आपको बताई है जिससे आपको पता लग जाएगा क्या आंसर होना चाहिए। जो गामा ट्यूबुलिन रिंग कॉम्प्लेक्स है, ऑगमिन है और TPX है, ये तीनों वर्क टुगेदर करते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स को न्यूक्लिएट करने में। ठीक है, पर्टिकुलरली इन ब्रांचिंग फैशन। ठीक है, TPX2 जो होता है वो कहता है पहले माइक्रोट्यूब्यूल से बाइंड करता है, फिर वो ऑगमिन को रिक्रूट कराता है, और फिर वो गामा ट्यूबुलिन रिंग कॉम्प्लेक्स को रिक्रूट कराता है। तो मतलब मुझे तीनों के तीनों चाहिए। ठीक है, तो डाइनिन का कोई रोल नहीं है, डाइनिन तो एक जनरली मोटर प्रोटीन होता है। ठीक है, मतलब वो जैसे हमने जो पढ़ा था, जो आपका जैसे ट्यूबुलिन के डाइमर्स होते हैं A और B,
नो डाउट हमने पढ़ा था कि जो सब फाइबर ए होता है उसके पास डायनी नाम होती है, ठीक है। बट मेनली हमने इस डायनी नाम की बात करी थी इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ सीलिया एंड फ्लैजिला, ठीक है। तो मतलब असेंबली में नहीं ऐसा रोल है डायनिन का। डायनिन इज पार्ट ऑफ सब फाइबर ए इन केस ऑफ सीलिया एंड फ्लैजिला, ठीक है। तो इसमें आपका ए बी और सी, ठीक है, ये तीनों के तीनों जो हैं ये न्यूक्लिएशन में इनका रोल होता है, क्योंकि क्वेश्चन में मेरे से न्यूक्लिएशन का में रोल पूछा गया है कि कौन से ऐसे प्रोटीन्स हैं, सॉरी, जो माइक्रोट्यूब्यूल की असेंबली में जिनका रोल होता है। तो इसका आंसर क्या होगा आपका सी, ए बी एंड सी ओनली। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दैट इज रिलेटेड टू योर वेसिकल फॉर्मेशन। द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर मेड रिगार्डिंग वेसिकल फॉर्मेशन, ट्रांसपोर्ट एंड फ्यूजन इन सेल्स एक्सप्रेसिंग ए म्यूटेंट एआरएफ प्रोटीन, ठीक है। एआरएफ जो होता है वो एडीपी राइबोसाइलेशन फैक्टर होता है। वो कह रहा है जो म्यूटेंट एआरएफ प्रोटीन है ये कॉन्स्टिट्यूटिवली जीटीपी से बाउंड है, बट इट इज डिफेक्टिव फॉर जीटीपी हाइड्रोलिसिस, ठीक है। अब देखो आपको ना पहले ये एक इमेज से समझना पड़ेगा कि एआरएफ होता क्या है। जैसे मैंने देखो आपको यहाँ पे एक इमेज दिखाई है, तो एक्चुअली ये हमने पहले भी पढ़ा था कि जो वेसिकल ईआर से गोल्जी के पास जाती है, ठीक है, ईआर से गोल्जी के पास, उस पे कोटिंग होती है कोप टू की। उस पे कौन सी कोटिंग होती है? कोप टू की। लेकिन जोन सी वेसिकल गोल्जी से वापस आती है ईआर के पास, उस पे कोटिंग होती है कोप वन की, ठीक है। अभी जो मेरे से उसने क्वेश्चन पूछा है वो एआरएफ से रिलेटेड पूछा है। तो अगर मैं इस डायग्राम को देखूं तो एक्चुअली क्या दिखा रखा है, ये पूरा प्रोसेस बता रखा है कि कैसे कोप वन वेसिकल बनती है। तो सबसे पहले एआरएफ वन जीडीपी आता है। जीडीपी किस में कन्वर्ट हो जाता है? जीटीपी में, और फिर ये मेम्ब्रेन से लगता है, ठीक है। और फिर आगे पूरा का पूरा प्रोसेस चलता है। लेकिन जब हम कोप टू की बात करते हैं तो उसमें हम एक अलग जीटीपी होता है जिसका नाम होता है सार वन जीडीपी, और वो भी सार वन जीटीपी में कन्वर्ट होता है, ठीक है। मतलब जब आपको इस टाइप की वेसिकल फॉर्मेशन स्टार्ट करानी है, ठीक है, अगर कोप वन है तो हम किसकी बात कर रहे हैं? एआरएफ वन की, एआरएफ वन जीडीपी की। और अगर मैं कोप टू की बात कर रहा हूं तो मैं किसकी बात कर रहा हूं? एस ए आर वन जीडीपी की। तो जब इनके साथ जीटीपी लगता है तब ये जाके आपका क्या करते हैं, तब जाके जो प्रोसेस है, जो एक तरह से जो वेसिकल फॉर्मेशन का वो स्टार्ट होता है, ठीक है। अब क्वेश्चन में मुझे एआरएफ में म्यूटेशन दे रखी है। एआरएफ में म्यूटेशन का मतलब क्या है कि मैंने बात यहां पर कोप वन की करनी है, ठीक है। जैसे एक ऑप्शन में कोप टू है तो ये ऑप्शन तो खत्म होगी, मतलब सी का तो कोई यहां पर रोल नहीं आएगा, ठीक है। अब उसने जो कहा ना कि एआरएफ में ऐसी म्यूटेशन है कि वो जीटीपी के साथ ही लगा रहता है, ठीक है, बट इट इज डिफेक्टिव फॉर जीटीपी हाइड्रोलिसिस। देखो नॉर्मली तो क्या होना चाहिए कि जब हमें वेसिकल बनानी है तब तो एआरएफ को जीटीपी की फॉर्म में होना चाहिए। जैसे नॉर्मली आप देख रहे हो वो मेम्ब्रेन से नहीं लगा हुआ, जब उसके साथ जीटीपी है, बट जैसे ही जीटीपी लगा तो वो मेम्ब्रेन से लग गया, ठीक है। अब क्या होगा कि अगर तो अब ये हाइड्रोलाइज नहीं होगा, जैसे चलो पूरा का पूरा स्टेप होने के बाद मान लो इसका हाइड्रोलिसिस कराना है, अगर इसका हाइड्रोलिसिस नहीं होगा तो ये मेम्ब्रेन से ही लगा रहेगा, ठीक है। तो इसमें एक ऑप्शन हमें क्या दे रखा है? कोप वन कोटेड वेसिकल्स आर ओनली फॉर्म्ड फ्रॉम देयर नॉर्मल लोकेशन, ठीक है, एक ऑप्शन ये दे रखा है। एआरएफ इज कॉन्स्टिट्यूटिवली बाउंड टू द मेम्ब्रेन। अब ये स्टेटमेंट सही है, क्यों? क्योंकि एआरएफ के साथ जीडीपी है तब वो मेम्ब्रेन से बाइंड नहीं करता। अब इसमें उसने वही कहा ना कि एआरएफ जो है वो, उसमें ऐसी म्यूटेशन है कि मान लो जीटीपी उसके साथ लग गया, बट जीटीपी हाइड्रोलिसिस नहीं हो पाएगा, ठीक है। और एक ऑप्शन उसने क्या लिखा है कि जो कोप वन कोटेड वेसिकल फ्यूजन है विद द टारगेट मेम्ब्रेन इज डिसरप्टेड, ठीक है। अब देखो क्या ना, प्रोटीन में तो म्यूटेशन है। अब क्या हो रहा है कि मतलब यहां पर चलो हमने पूरा का पूरा इवेंट तो दिखा नहीं रखा एक्चुअली क्या हो रहा है, क्योंकि ये तो हमने जस्ट इमेज शो करी है, ठीक है। अब होगा क्या, ऑब्वियसली क्योंकि प्रोटीन में म्यूटेशन है तो अब इसका मतलब क्या होगा कि उसकी जो फ्यूजन है किसके साथ, आपकी जो टारगेट मेम्ब्रेन है उसके साथ डिसरप्ट हो जाएगी, ठीक है। तो इसमें आंसर जो है वो क्या बनना चाहिए आपका? बी एंड डी। सो बी एंड डी ओनली। देखो सी तो गलत है, ठीक है। और म्यूटेशन है तो अ, अब ये नहीं है ना कि जो कोप वन कोटेड वेसिकल्स हैं फिर वो नॉर्मल लोकेशन से नहीं बनेंगे ना, क्योंकि जीटीपी मान लो कहीं और जगह जाके भी लग गया, क्योंकि एआरएफ में म्यूटेशन है तो क्या पता वो दूसरी लोकेशन से भी बनने लग जाए, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा आपका? बी एंड डी ओनली। फिर ये क्वेश्चन आया था आपका न्यूक्लियस से रिलेटेड, एनएलएस। एनएलएस के बारे में हमने पढ़ा था, क्योंकि इसके अंदर एक सिग्नल होता है जो कि एक तरह से बेसिक सिग्नल होता है। जनरली बेसिक अमीनो एसिड्स होते हैं न्यूक्लियर लोकलाइजेशन सिग्नल में।
प्रोटीन्स पोजेस sorting सिग्नल नोन एज एनएलएस फॉर देयर इम्पोर्ट इनटू द न्यूक्लियस। यहाँ पर हमें कुछ स्टेटमेंट्स दे रखी हैं, ठीक है। अब वो कह रहा है कि जो इम्पोर्ट रिसेप्टर है वो एनएलएस से बाइंड करता है, ठीक है। उसके लिए पहले मैं आपको ये इमेज दिखा देता हूँ जो हमने डिस्कस करी थी। जैसे इम्पोर्टिन होता है, इम्पोर्टिन का काम क्या होता है, वो एनएलएस से बाइंड करता है। उसके बाद जो आपका ये इम्पोर्टिन है, जैसे ये जो न्यूक्लियोपोरिन्स होते हैं इनके साथ भी इंटरेक्ट करके इम्पोर्टिन और कार्गो का कॉम्प्लेक्स अंदर आ गया, ठीक है। एक चीज हमने पढ़ी थी कि न्यूक्लियस के अंदर रैन जीटीपी का लेवल ज्यादा होता है। किसका लेवल ज्यादा होता है, रैन जीटीपी का। और साइटोप्लाज्म में रैन जीडीपी का लेवल ज्यादा होता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, जो रैन जीडीपी होता है वो इस इंपोर्टेंट कार्गो कॉम्प्लेक्स पे एक्ट करेगा, कार्गो अलग हो गया। नाउ दिस इंपोर्टेंट एंड रैन का जो कॉम्प्लेक्स है ये बाहर आ जाता है। जैसे ही बाहर आता है तो इंपोर्टेंट अलग हो गया, रैन जीडीपी अलग हो गया। फिर मैंने आपको बताया था NTF2, इसका काम होता है रैन जीडीपी को अंदर लेके आना। और अंदर जो आपका रैन जीएफ है, ग्वानिन न्यूक्लियोटाइड एक्सचेंज फैक्टर, वो रैन जीडीपी को दोबारा इसमें कन्वर्ट कर देता है रैन जीडीपी के अंदर, ठीक है। तो इस हिसाब से पहली स्टेटमेंट तो सही है कि जो इंपोर्ट रिसेप्टर है वो एनएलएस से बाइंड करता है। वो कह रहा है इंपोर्ट रिसेप्टर कंटेन सेवरल लो एफिनिटी बाइंडिंग साइट फॉर न्यूक्लियोपोरिन, ठीक है। मतलब क्योंकि जो इंपोर्ट रिसेप्टर है या जो इंपोर्टिन है, एक तरफ तो उसने एनएलएस के साथ बाइंड करना है जो कार्गो प्रोटीन के ऊपर है, दूसरी तरफ उसने न्यूक्लियोपोरिन के साथ भी करना है, तो ये भी सही है। द न्यूक्लियर इंपोर्ट प्रोटीन कार्गो कॉम्प्लेक्स इज डिसोसिएटेड बाय रैन जीटीपी इन द न्यूक्लियस, ये गलत है। उसको डिसोसिएट रैन जीटीपी कराता है, तो सी तो पक्का गलत है, ठीक है। द न्यूक्लियर इंपोर्ट रिसेप्टर कार्गो कॉम्प्लेक्स बाइंड टू रैन जीटीपी इन द साइटोसोल, ये भी गलत है, ठीक है। क्योंकि बाइंडिंग रैन जीटीपी के साथ न्यूक्लियस में होती है, क्योंकि वो आने के बाद रैन जीटीपी इन दोनों को डिसोसिएट कराता है, तो सी और डी तो गलत है, ठीक है। ए और बी दोनों सही है, क्योंकि इंपोर्टिन जो है उसने एक तरफ एनएलएस के साथ भी बाइंड करना है और दूसरी तरफ उसने आपका किसके साथ बाइंड करना है, न्यूक्लियोपोरिन के साथ, ठीक है। तो इसका क्या आंसर होना चाहिए, ए एंड बी, ठीक है। सो ये सब क्वेश्चंस हैं जो इस बारी CSI नेट जो जून 25 में हुआ था, ये उस एग्जाम में आए थे, ठीक है। तो इस एग्जाम को देखें तो देखो हर एक टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिले, ठीक है। जनरली जब भी आप सेल बायो पढ़ते हैं ना, तो सेल बायो के अंदर ऑब्वियसली आपको सेल मेम्ब्रेन पढ़नी है अच्छे से, ठीक है। आपको सेल का स्ट्रक्चर, प्रोकैरियोटिक सेल स्ट्रक्चर, यूकैरियोट की आपको ऑर्गेनेलिज, ठीक है। जैसे आप देख रहे हो एग्जाम में क्वेश्चन ER पे भी आया है, ठीक है। कोप 1 कोप 2 की बात करें तो वो वही ER गोल्जी से रिलेटेड भी क्वेश्चन आ रखा है आपका, न्यूक्लियस से रिलेटेड भी क्वेश्चन आ रखा है, ठीक है। और सेल साइकिल आपको अच्छे से पढ़नी है, सेल साइकिल पे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। और ये तो चलो एक यूरिया साइकिल है। अब इसका क्वेश्चन भी वही है कि वो आप सेल में भी पूछ सकते हैं, एनिमल फिजियो में भी पूछ सकते हैं, ठीक है। ये भी सेल मेम्ब्रेन का क्वेश्चन था ग्रुप 5। ये माइक्रोट्यूब्यूल या जो साइटोस्केलेटल एलिमेंट है, इसको भी हमने अच्छे से पढ़ा था। कई बार क्वेश्चन आपका माइक्रोट्यूब्यूल पे आ जाता है, माइक्रोफिलामेंट्स पे आ जाता है। ये वही कोप 1 कोप 2 का कंसेप्ट आपको याद रखना है, और ये आपका न्यूक्लियस का, ठीक है। सो मतलब अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं आपके सेल बायो के, तो आप इसको अच्छे से प्रिपेयर करो, ठीक है। बेसिकली जो हम प्रिपेयर करते हैं, जो जो भी स्टूडेंट्स ने हमारे से पढ़ा हुआ है, तो हमने मेनली वही मेम्ब्रेन को आप अच्छे से पढ़ो। मतलब अच्छे से पढ़ने का मतलब है कि यू शुड हैव ए गुड कंटेंट। आपको सेल ऑर्गेनेलिज अच्छे से पता होनी चाहिए, आपको सेल साइकिल अच्छे से पता होनी चाहिए, ठीक है। और उसके अलावा साइटोस्केलेटन आपको अच्छे से पता हो, ठीक है। बाकी जैसे सेल सेल जंक्शंस होते हैं वो उन्होंने आपकी डिफरेंट यूनिट में दे रखा है, जो जिसमें आपका सिग्नलिंग और कैंसर है, ठीक है। सो ओवरऑल आप देख सकते हो कि जैसे ये देखो ना, ये इमेज है, ये क्वेश्चन यहाँ से डायरेक्ट था जो हमने पहले पढ़ा था, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आपको इसी इमेज से आ रखा है, ठीक है। इसके अलावा ग्लूट 5 वाला क्वेश्चन आपका एग्जाम में आ रखा है, ठीक है। ये वाला भी आप ऑब्वियसली इसमें से काफी इमेजेस कूपर बुक की हैं, तो आप देख सकते हो कि डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। देखो कई बार क्या होता है ना, देखो जो मैंने पढ़ा हुआ है, ठीक है, मेरे को उस हिसाब से देखना है कि मेरी क्या समझ है, ठीक है। अब जैसे ऑप्शंस उन्होंने बनानी है, जैसे देखो राइबोसोम्स अटैच टू ER, कि राइबोसोम और प्रोटीन की कॉम्पोजिशन में डिफरेंट है, क्योंकि दो टाइप के राइबोसोम होते हैं ना, कुछ फ्री होते हैं, कुछ मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं। तो वो कह रहा है कि मे बी ऐसा कहना चाह रहा है कि जो मेम्ब्रेन से ER की मेम्ब्रेन से बाइंड करते हैं उनके सरफेस, डिफरिंग सरफेस राइबोसोमल प्रोटीन कॉम्पोजिशन, ठीक है, कि वो डिफरेंट होते हैं जिसकी वजह से वो मेम्ब्रेन पे लग जाते हैं। mRNA और जो आपका एक तरह से यहाँ पर जो राइबोसोम है वो डायरेक्टली नहीं लग रहा है, ठीक है। एक एक जैसे mRNA लगा, सिग्नल स्टार्ट हो गया, ये जो सिग्नल सीक्वेंस है इसके साथ SRP लगता है,
नाउ देयर इज अ रिसेप्टर फॉर दिस एसआरपी, और वो जब एसआरपी यहाँ पे आगे लग रहा है तो ऑटोमेटिकली आपका राइबोसोम भी ईआर की मेम्ब्रेन पे लग जाएगा. So this is all about this particular video. I hope you like this video, and for all these kind of videos, please subscribe to our channel, Biotech Sapiens. Thank you so much.